द्विभाषी कोश। द्विभाषी कोश दो भाषाओं में होता है, एक स्रोत भाषा, एक लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा वो होती है जैसे आप हिंदी से अंग्रेजी में कोश कर रहे हैं, यानी कि हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने हिंदी का एक शब्द लिखा और उसके पर्यायवाची शब्द टाइप से, यानी कि अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, उसका अर्थ उसमें बताया जाता है। यानी कि एक स्रोत भाषा, एक लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा के जो वर्णों का क्रम होता है, जैसे आप हिंदी से अगर अंग्रेजी में कर रहे हैं तो देवनागरी लिपि के जो वर्ण होते हैं क ख ग घ, या शुरू होगा आ से। लेकिन अगर अंग्रेजी से हिंदी में आप कर रहे हैं दो भाषाओं में, यानी आपकी स्रोत भाषा अंग्रेजी होगी, तो उसका जो वर्ण क्रम होगा वो आपका ABCD इस तरह से होगा। लिपि भी स्रोत भाषा की होती है। अगर आप अंग्रेजी से हिंदी में कर रहे हैं तो जो आपकी लिपि होगी वो रोमन लिपि होगी, और अगर हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं तो लिपि आपकी हिंदी होगी। या हिंदी उर्दू से हिंदी में कर रहे हैं तो लिपि उर्दू होगी, संस्कृत से हिंदी में कर रहे हैं तो लिपि संस्कृत होगी। यानी जो स्रोत भाषा हमारी होती है उस भाषा की लिपि का और उसी भाषा के वर्णों के क्रम का प्रयोग हम करते हैं। कभी कभी लक्ष्य भाषा की लिपि भी लिख दी जाती है, यानी कि अगर हम अंग्रेजी से हिंदी में कर रहे हैं तो हम सारा कुछ हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी कि देवनागरी लिपि में भी हम कर सकते हैं। कई बार तीसरी में भी, अन्य भाषा में भी हो जाती है। जैसे हमारा द्विभाषी कोश है अंग्रेजी से हिंदी में, या द्विभाषा कोश है हमारा संस्कृत से हिंदी में लिखने का। तो हम इसे तीसरी भाषा में, अगर हमारा सीखने वाला अंग्रेज होगा कोई जो इंग्लिश भाषा जानता होगा, तो हम तीसरी भाषा में लिपि और वर्ण क्रम तीसरी भाषा के भी रख सकते हैं। जैसे संस्कृत का अगर हम हिंदी में कर रहे हैं तो हम अंग्रेजी में भी उसको कर सकते हैं। यानी स्रोत भाषा हमारी कौन सी है? स्रोत भाषा हमारी संस्कृत है, लक्ष्य भाषा हमारी हिंदी है। और अगर किसी को संस्कृत से अंग्रेजी सीखनी है और संस्कृत के किसी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं वो कोई अंग्रेज सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये तीसरी भाषा में भी हम कई बार कोश का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि संस्कृत का शब्द होगा, हिंदी में उसका अर्थ होगा, और लिपि और वर्ण क्रम हम अंग्रेजी के रख लें, तो तीसरी भाषा में भी कई बार कर दिया जाता है। द्विभाषी कोश में उच्चारण हमेशा दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई अंग्रेज या हिंदी बोलने वाला संस्कृत के शब्द को सीखना चाहता है तो उसका उच्चारण सीखे बिना वो उस भाषा को पूरी तरह से नहीं सीख सकता। जैसे अब हिंदी में ही हम जानते हैं कि सूत, अगर हम उसका उच्चारण सही से नहीं लिखेंगे सूत या सुत, तो दोनों के अर्थों में अलग अलग हो जाएगा। सूत का अर्थ होता है धागा और सुत का अर्थ होता है बेटा। ऐसे उर्दू में होता है, एक जलील होता है, एक जलील होता है। तो जा पे अगर हम बिंदु लगा देते हैं वो नुक्ता, तो उसका अर्थ बदल जाता है। जलील का मतलब होता है नीच प्रवृत्ति का, और जलील का मतलब होता है संभ्रांत, संपन्न, सभ्य व्यक्ति। तो दोनों का एकदम अपोजिट अर्थ हो जाता है। इसलिए उच्चारण द्विभाषी कोश में जरूरी होता है। द्विभाषी कोश में प्रायः यानी अधिकतर व्युत्पत्ति नहीं दी जाती कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हालांकि किसी किसी कोश में दे दी जाती है, लेकिन आमतौर से नहीं दी जाती। जैसे अंग्रेजी हिंदी कोश हिंदी साहित्य सम्मेलन का है, तो उसमें इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति का भी संकेत किया गया है। द्विभाषी कोश में व्याकरण अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया आदि दिए जाते हैं। अगर आप दूसरी भाषा में करते हैं तो उनको देना जरूरी हो जाता है। जैसे एक नाम लिखा, इसमें नाम आ रहा है ज्योति, तो ज्योति शब्द स्त्रीलिंग है, उन्हें ये लिखना पड़ेगा। ज्योति शब्द संज्ञा है, उसे भी लिखते हैं। ज्योति शब्द नाम है स्त्री का, इसे भी लिखते हैं। और ज्योति का अर्थ प्रकाश होता है, इसे भी लिखते हैं। यानी कि उसका अर्थ लिखने के साथ
प्रकाश है, उसका लिंग वचन है एक, या स्त्रीलिंग है, एक वचन है और संज्ञा है। ये सारे जो व्याकरण की चीज़ होती है इनका भी उसमें संकेत किया जाता है। हालांकि कई बार एक भाषा कोश में भी करते हैं इसे, लेकिन द्विभाषा कोश में ये जरूरी होता है। अर्थ की दृष्टि से लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के समानार्थक शब्द दिए जाते हैं। यानी कि अर्थ कैसा होगा, तो जो स्रोत भाषा, यानी कि जैसे अंग्रेजी से हिंदी में आप कर रहे हैं और अंग्रेजी में हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, तो उसका समानार्थी शब्द, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इस जीव को, इस प्राणी को, उस शब्द को दिया जाता है, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि इस अर्थ को देने वाला शब्द दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में जो भी होगा उसको वहाँ लिखा जाता है। अगर समानार्थक शब्द नहीं मिलता, जैसे अंग्रेजी का ब्रेड शब्द है, उसका समानार्थी शब्द यहाँ क्या है, रोटी को उसका समानार्थी शब्द नहीं माना जा सकता, नान को उसका समानार्थी शब्द नहीं माना जा सकता, पराठे को उसका समानार्थी शब्द नहीं माना जाता, मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका बनाने का तरीका, उसका खाने का टेस्ट सब अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में कोश बनाने वाला क्या करता है, शब्द की पूरी व्याख्या कर देता है। जैसे पराठा ब्रेड की जगह लिख दिया, ब्रेड को उन्होंने किया तो ब्रेड के अर्थ में उसने रोटी लिख दिया, तो रोटी की पूरी व्याख्या कर देगा, और ब्रेड की अलग से व्याख्या कर देगा कि रोटी और ब्रेड में ये अंतर है। मूल शब्द का ही लक्ष्य भाषा में लिख देता है। जैसे ब्रेड का अर्थ ब्रेड ही लिख दिया और रोटी का अर्थ रोटी, पराठे का अर्थ पराठा लिख दिया। अगर हिंदी से अंग्रेजी आप बना रहे हैं तो पराठे का वो ढूंढेगा, और कोई दूसरी भाषा में पराठे का शब्द आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो पराठे का पराठा ही लिख देगा। बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलते हैं उसमें डिक्शनरी में, जिसका वो समानार्थी शब्द नहीं लिखते, उसी लिपि में जो हमारी स्रोत लिपि होती है या जो स्रोत भाषा होती है उसी के मूल शब्द को उसमें लिख दिया जाता है। या वो जो उसकी लक्ष्य भाषा होती है, जिस भाषा में वो उसका समानार्थी शब्द लिखना चाहता है, अपनी तरफ से एक नया शब्द बना देता है और आगे वही शब्द चलता रहता है। और वो एक से अधिक पद्धतियों का भी प्रयोग कर सकता है अपने उस शब्द का अर्थ समझाने के लिए। उसका चित्र भी दे सकता है, उसके बनाने का तरीका भी लिख सकता है, उसका उपयोग भी लिख सकता है, उसका टेस्ट भी लिख सकता है। जो उसका उद्देश्य होता है वो होता है उस शब्द का अर्थ समझाना, और उस शब्द के अर्थ को समझाने के लिए वो एक से अधिक तरीके अपना सकता है और अक्सर अपना लेते हैं। अगर द्विभाषिक शब्दकोश का हम सूची निकालते हैं तो इसमें बहुत सारे द्विभाषिक कोश हमारे बने हुए हैं। हिंदी भाषा से, जो इसमें आपका पेज नंबर 316 में लिखा हुआ है, हिंदी, फारसी, अरबी, उर्दू, यूरोपीय और अन्य भाषाओं के खालिक बारी अमीर खुसरो ने लिखा। लुगताई हिंदी, हिंदी से फारसी, खालिक बारी भी हिंदी से फारसी, यानी कि आपको हिंदी आती है और अब आप फारसी सीखना चाहते हैं तो वो उसके लिए हिंदी से फारसी के शब्दों का अर्थ। और ये पूरी की पूरी लिस्ट है, अगर मैं इसे पढ़ के सुनाऊंगी तो इसमें टाइम ही लगेगा, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको समझने की ज़रूरत होगी या समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको रटना है, पढ़ना है। अगर हम द्विभाषिक कोश की श्रेष्ठता के आधार पर देखते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है, तो इसमें अंग्रेजी हिंदी कोश कामिल बुल्के का सबसे अच्छा माना जाता है। और कामिल बुल्के ने इस अंग्रेजी हिंदी कोश की जो रचना की थी ये तब की, उससे पहले उसने ए टेक्निकल इंग्लिश हिंदी ग्लोसरी नाम की रचना एक प्रकाशित करा दी थी, और उसे उसमें इतनी सफलता मिली। पेज नंबर है 318। तो इन्होंने ए टेक्निकल इंग्लिश हिंदी ग्लोसरी नाम की किताब लिखी, और उससे इतनी सफलता इन्हें मिली कि उन्होंने फिर अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार करने का निश्चय कर लिया, और फिर इन्होंने सफलतापूर्वक इसका जो प्रकाशन था संपादन किया भी। अब इसकी कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां हम देख लेते हैं, यानी कि इसकी समीक्षा कर देते हैं।
तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंग्रेजी शब्दों के उपयुक्त हिंदी पर्याय ही इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, गलत अर्थ से बचे हैं, जो बिल्कुल उसकी आत्मा को प्रस्तुत करें, शब्द के अर्थ की पूरी आत्मा को देखा और उसकी आत्मा को पूरी तरह से प्रस्तुत करने में जो सक्षम थे, वही इन्होंने हिंदी के शब्द लिए हैं। इसके लिए इन्होंने कि सही से ही अर्थ दिया जाए, इन्होंने 3 पुस्तकों की मदद ली। उनमें सबसे पहली पुस्तक है केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्रकाशित विज्ञान शब्दावली 1। दूसरी पुस्तक है जीव जगत, सुरेश सिंह की लिखी हुई। तीसरी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ इंडिया, ये भी दिल्ली से प्रकाशित है। इन तीनों पुस्तकों से शब्दों के अर्थ लिए और तब इन्होंने अपने शब्दकोश में उनके अर्थ दिए हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें अच्छे अर्थ, प्रामाणिक अर्थ दिए गए हैं, गलतियों की संभावनाएं कम हो गई हैं। दूसरी इसकी विशेषता है प्रविष्टियों, जो इनकी प्रविष्टि हैं, जो उसमें एंट्री शब्दों की गई है, उनका क्रम रोमन लिपि के अनुसार है। और विशेषता ये है कि अंग्रेजी के जो संयुक्त शब्द हैं उन्हें वर्णमाला के क्रम के अनुसार में ही लिखा गया है। संयुक्त शब्द से मतलब है जैसे इंस्पेक्टर, उसमें 2 शब्द इंस्पेक्ट और 2 शब्दों का जोड़ मिला हुआ है। तो इस तरह से जो 2 3 3 4 4 शब्दों का एक शब्द बना हुआ है, जैसे रीडर, रीड और फिर उसमें प्रत्यय लगाया। तो इस तरह से जो शब्दों को दिया इन्होंने क्रम से ही दिया, जो वर्ण के क्रम के अनुसार हैं। और कई बार जो समस्त शब्द हैं, यानी कि 2 अलग अलग शब्द हैं और उनको एक जगह मिलाकर बोला जाता है, उन शब्दों को कहीं कहीं तो इन्होंने 2 अलग शब्दों में दिया है और कहीं कहीं इन्होंने एक शब्द में भी दिया है, लेकिन प्रथम शब्द के साथ ही दिया है। जैसे रीडर, रीड बुक, या मेडिकल शॉप, मेडिकर, इस तरह से जो अलग अलग बोले गए, तो प्रथम शब्द के साथ ही उन्होंने बाकी समस्त शब्दों को भी दे दिया गया कि इस शब्द से मिलकर और जितने भी शब्द बने हैं वो सब पहले शब्द के साथ दिया गया है। जैसे मदर टंग, टंग अलग शब्द है, मदर अलग शब्द है, लेकिन जब मदर टंग बोला जाता है तो उसका एक अर्थ अलग बन जाता है। मदर माने माँ, टंग माने जीव, लेकिन जब मदर टंग बोली जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमारी मातृभाषा। तो इन्होंने पहला शब्द मदर है और मदर के बाद जितने भी शब्द आगे बनते हैं मदर के साथ जोड़ जोड़ कर, वो सब एक साथ दिए हैं। ये इनकी एक विशेषता है। चौथी इनकी विशेषता है कि सभी मूल और संयुक्त शब्दों को वास्तविक अंग्रेजी उच्चारण देने का प्रयास किया गया है। जो मूल शब्द हो या संयुक्त शब्द हो, उनका जो उच्चारण दिया वो असली अंग्रेजी, जो वास्तविक शुद्ध अंग्रेजी है, उसमें देने का प्रयास किया। जैसे हम हिंदी में शुद्ध मानक शब्द लिखते थे, इन्होंने अंग्रेजी के शुद्ध शब्द लिखे और उनका उच्चारण भी इसमें अच्छे से दिया। उदाहरण इसमें दिया गया है, जैसे कॉलर, कॉलर का अर्थ पित्त, क्रोध, पित्त प्रकृति, गुस्सैल प्रकृति, गुस्सावार, क्रोधी। अच्छे तरह से इन्होंने उसका अर्थ समझा दिया है। और उच्चारण कैसे दिया गया, कॉल अ कॉलरिक, और फिर दूसरा शब्द कॉलरेरिक। तो किस तरह से उसमें जुड़ जुड़ के शब्द बने, उसका उच्चारण देने के लिए इन्होंने बड़े संक्षिप्त या कहिए सूक्ष्म दृष्टि का इन्होंने अपना परिचय दिया है। एक शब्द के अगर एक से अधिक उच्चारण कहीं होते हैं, जैसे हमारी हिंदी में हमने एक कोशीय भाषा में बताया था आपको, एक भाषा कोश में कि महत्व है, उज्ज्वल है, तो उसमें उच्चारण 2-3 तरह से होते हैं। तो इन्होंने जो शुद्ध उच्चारण है वो भी दिया मानक की जगह, और बाकी जो उसके उच्चारण किए जाते हैं वो भी इन्होंने आगे ठीक से दिया कि, लेकिन अर्थ पहले वाले के सामने दिया, दूसरे सिर्फ उच्चारण करके लिख दिया है। इन्होंने उदाहरण में भी दिया है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अविश्वास, और फिर अगला शब्द जो उसी से बनता है इनक्रेडुलिटी, उसको भी अविश्वास और संदेह, और फिर इनक्रेडुलस, अविश्वासी, संदेही। इस प्रविष्टि में इन्होंने इनक्रेडिबल के 2 उच्चारण दिए हैं, हालांकि इसमें पुस्तक में नहीं दिया गया। एक तो इनक्रेडिबल
डी हमने ई बोला, इनक्रेडिबल, और दूसरा उच्चारण होता है इनक्रेडिबल। उसके आगे उन्होंने अर्थ नहीं लिखा, लेकिन इनक्रेडिबल उन्होंने उसमें ज़रूर लिखा, यानी कि उसकी एंट्री की, अर्थ उसके आगे नहीं लिखा, जिससे पता चल जाता है कि इसका ये भी उच्चारण है, अर्थ पहले वाला ही है। इन्होंने शब्दों का आधार विभाजन और बलाघात पर भी दिया है, यानी कि अगर किसी एक वर्ण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो उसका भी इन्होंने ध्यान रखा है, और उसे इन्होंने मोटे मतलब बोल्ड करके उन्होंने दिखाया है। जैसे इनक्रीड्यूअल, तो उसमें ड्यू जो यूल है, यल है, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो इनक्रीड्यूअल, इस पे इन्होंने यू अल पे बोल्ड कर दिया कि इस पे आपको ज़्यादा बल लगाना है, ज़्यादा जोर देना है बोलते टाइम। अपने कोश को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इन्होंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हमारे यहाँ स्त्रीलिंग पर स्त्री लिख दिया जाता है, पुल्लिंग पर पु लिख दिया, और आगे फुल स्टॉप जैसा चिन्ह लगा देते हैं, जो हमारे एक कोशीय थे। लेकिन इन्होंने अपने कोश में क्या किया, स्त्रीलिंग के आगे एक स्टार लगा दिया, और जो उभयलिंगी हैं, उभयलिंगी मतलब जिनका दोनों में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी, वहाँ इन्होंने डबल स्टार लगा दिया। और कुछ शब्द जहाँ एक भी स्टार नहीं है, उसका अर्थ ऑटोमेटिक मेल हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने व्याकरण, उच्चारण और अर्थ की दृष्टि से एक अच्छा कोश बनाया है, और इस अच्छाई के साथ साथ इस कोश में कुछ कमियां भी रह गई हैं। जैसे कहीं कहीं शब्दों के इन्होंने गलत अर्थ दे दिए हैं, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो सकता। बेसलेवर का अर्थ होता है लार टपकना, होता नहीं है, इन्होंने दे दिया है। बिस्लेवर का अर्थ लार टपकना इन्होंने दिया, जबकि इसका वास्तविक अर्थ चापलूसी करना होता है। एक अन्य शब्द की तरफ भी भोलानाथ तिवारी ने इशारा किया है, जो BED, बैड, पुराने अर्थों में इसका अर्थ पुआली हुआ करता था, जो अब प्रचलित नहीं है, लेकिन इन्होंने वो पुराना अर्थ अभी भी दिया हुआ है। बुलके ये भी कहते हैं, भोलानाथ तिवारी ये भी बताते हैं कि अंग्रेजी में जो टू शब्द होता है TO, इसमें हिंदी को भी बोला जाता है, की ओर, की दिशा में, के पास, के लिए आदि अर्थ इन्होंने दिए गए हैं जो प्रचलित हैं। लेकिन इससे ज़्यादा भी अर्थ प्रचलित हैं, जैसे टू गो, ही वांट टू गो, दे वांट टू कम। इसमें अर्थ जो टू का लगता है वो ना लगता है, वे आना चाहते हैं, वे जाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने उसका अर्थ नहीं दिया गया है। इसके पीछे एक ये भी वजह है कि अगर ना बोल लिख दिया जाएगा तो ना के हमारे इसमें नेगेटिविटी प्रदर्शित करने का भी एक अर्थ होता है। पर भोलानाथ तिवारी सुझाव देते हैं कि इस ना को ना लिखकर व्याख्या करके समझा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं समझाया, ये इसमें कमी मानी जा रही है। ऐसे ही एक हिंदी का शब्द होता है तो अब मैं चला, उस तो का इन्होंने इसमें अर्थ नहीं दिया है। तो तिवारी जी कहते हैं कि इस को समझाया जा सकता था व्याख्या करके कि ये तो कहाँ यूज होता है, इन्होंने ये नहीं दिया है। लेकिन किसी भी कोश में पूरी तरह से कोई कमी ना ही रहे ऐसा थोड़ा मुश्किल है, कम से कम अभी तो मुश्किल है ही। तो इन छोटी छोटी 2-4 कमियों को कमी नहीं माना जा सकता, और उससे इनके कोश की जो महत्ता है वो कम नहीं हो सकती है। वृहत अंग्रेजी कोश हरदेव बारी का इसकी भी समीक्षा की जा सकती है, लेकिन टाइम आपके पास, चलिए अभी आधा घंटा है, हो जाएगा, इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा। वृहत अंग्रेजी कोश हरदेव बारी ने लिखा है, और ये द्विभाषी कोश परंपरा को और आगे बढ़ाता है। इसमें 1.5 लाख अंग्रेजी शब्द हैं, 50,000 से ज़्यादा पदबंध, मुहावरे और हिंदी पर्याय या उनकी व्याख्या प्रस्तुत करके हिंदी भाषा की श्रीवृद्धि की गई है।
इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि इसका पूरा संपादन लेखाकार ने, कोशकार ने अकेले किया है। इसमें दूसरे किसी की सहायता इन्होंने नहीं ली है। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि संस्कृति, समाज, सौंदर्य शास्त्र, राजनीति, इतिहास, साहित्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, प्राणी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, बैंकिंग, गणित, भूगोल आदि सभी ज्ञान विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी से इन्होंने प्रविष्टियां ली हैं। केवल ये नहीं है कि इन्होंने साहित्य से ही लिया हो, हर तरह के जो ज्ञान के क्षेत्र हैं उससे इन्होंने अपनी प्रविष्टियां यानी कि शब्द लिए हैं। एक इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने शब्द का उच्चारण देवनागरी लिपि में ही प्रस्तुत किया है, जिससे कोश प्रयोग करने वालों को अंग्रेजी का सही उच्चारण समझ में आ जाए। जैसे अभी हमने जो तामिल बुल्के का था, इसमें इनक्रेडिबल देखा था, तो वो भी उन्होंने हिंदी में ही दिया था, देवनागरी लिपि में ही उसका उच्चारण दिया था। तो हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी के उच्चारण को अच्छे से सीख सकते हैं। ऐसे ही हरदेव बाहरी ने भी अपने कोश में किया है। इनकी एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि अंग्रेजी साहित्य को समझने में मदद मिल सके, इस दृष्टि से ऐसे शब्द भी कोश में प्रविष्ट कर दिए गए हैं, ऐसे शब्दों की भी प्रविष्टि की गई है जो आज प्रचलित नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी विशेषता इनकी ये है कि जिन शब्दों की प्रविष्टि दी गई है, यानी जिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं, उनके सामने उन्होंने ये भी निर्दिष्ट कर दिया गया है कि ये शब्द या यह शब्द किस या किन विषयों से संबंधित है, किन विषयों में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में इन्होंने वैन शब्द लिखा और उस वैन शब्द में आगे लिख दिया जीव यानी कि जीव विज्ञान, चिकित्सा यानी चिकित्सा शास्त्र, कृषि यानी कृषि विज्ञान, वन वनस्पति शास्त्र, प्राभूगोल प्राकृतिक भूगोल, यानी कि इन सब विषयों में इस वेन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई शब्द का एक बार अर्थ देख ले और फिर उसको ये ना समझ में आए कि इस शब्द का अर्थ, ये शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो इन्होंने उसका संकेत दे दिया कि इन क्षेत्रों में या इन विषयों में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, ऐसे ही अंग्रेजी में भी विदेशी भाषाओं के शब्द ग्रहण किए गए हैं और इन्होंने जो शब्द जिस भाषा से अंग्रेजी में ग्रहण किया गया है उस शब्द का भी आगे संकेत कर दिया है कि ये इस भाषा से लिया गया है। इससे प्रयोग करने वाले को पता चल जाता है कि ये जिस भाषा का शब्द है वहाँ की संस्कृति क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी संस्कृति में पराठा है, अगर वहाँ पर पराठा शब्द ग्रहण किया गया है तो वो लिख देंगे कि ये भारत से आया है और वह फिर वहाँ की संस्कृति को समझकर उसे समझ सकते हैं कि ये पराठा क्या होता है, किस काम में आता है, कैसा टेस्ट होता है और किस अन्य भोज्य पदार्थ से मिलता जुलता होता है। कोशकार ने ऐसे शब्दों की प्रविष्टि को स्थान नहीं दिया है जो साहित्य की आवश्यकता अनुसार लेखक ने स्वयं निर्मित किए हैं। क्या होता है कि जो कवि लोग होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो अपनी तरफ से शब्द को तोड़ मरोड़ कर लिख देते हैं। तो इस कोशकार ने ऐसे शब्दों को अपनी इसमें प्रविष्टि नहीं दी है क्योंकि वो लंबे समय तक बहुत बड़े समाज में व्यवहृत नहीं होते हैं, यानी कि यूज़ नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्दों को इन्होंने एंट्री ही नहीं दी है। जहाँ आवश्यकता हुई है वहाँ शब्द का अर्थ समझाने के लिए उन्होंने पूरी बड़ी व्याख्या भी की है ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके। और व्याकरण की दृष्टि से संकेत चिन्ह द्वारा शब्दों का लिंग भेद कर दिया गया है। जैसे कामिल बुल्के ने स्त्रीलिंग के लिए 1 स्टार दिया और उभयलिंग के लिए 2 स्टार दिए, और जहाँ कुछ भी स्टार नहीं दिया वहाँ उसका समझ लिया कि वो पुल्लिंग है। तो लिंग भेद के लिए ऐसे इन्होंने भी स्पष्ट संकेत किया है। और अब इसकी कुछ जो
इसकी जो परिशिष्ट है, परिशिष्ट मतलब पूरी पुस्तक बनाने के बाद में कुछ परिशिष्ट दे दिए जाते हैं, कई बार 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं। तो इन्होंने अपना जो कोश है उसके अंत में परिशिष्ट दिया, और वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि गणित और विज्ञान के क्षेत्रों में जो प्रयुक्त होने वाले संकेत हैं या प्रतीक हैं उनकी इन्होंने पूरी सूची दी है, और वो रोमन में भी दी है, हिंदी में भी दी है, अरबी में भी दी है। और रोमन, हिंदी और अरबी के जो अंक होते हैं, रोमन लिपि में 1 लिखा जाता है जो आप लिखते हैं, हिंदी में एक अलग तरह से लिखा जाता है, आप अपनी पुस्तक में कहीं देख सकते हैं, और उर्दू में अलग तरह से लिखा जाता है। तो वो रोमन, हिंदी और अरबी के जो अंक हैं उनकी सूची भी इन्होंने परिशिष्ट में यानी कि कोश के अंत में दी है। और लगभग 5 लाख हिंदी शब्द इसमें इन्होंने लिखे हैं जिनका अर्थ दिया है, और ये हिंदी भाषा की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि हिंदी भाषा कितनी समृद्ध है। लगभग 2200 पृष्ठ का यह शब्दकोश है, जो विद्यार्थियों के लिए भी, अनुवादकों के लिए भी, वैज्ञानिकों के लिए भी एक तरह से महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जा सकता है। इसके बाद हम द्विभाषिक कोश के बाद अगला जो कोश का प्रकार है वो है उच्चारण कोश। तो उच्चारण कोश किसे कहते हैं, जिसमें अभी जो हमने जिन द्विभाषिक शब्द कोशों का जिक्र किया था, चर्चा की है, अध्ययन किया है, उसमें भी हमने देखा जैसे इनक्रेडिबल है तो उसमें भी उच्चारण दिए गए होते हैं। लगभग सभी कोशों में उच्चारण दिए गए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोश की आवश्यकता हमेशा ही अनुभव होती रही है जिसमें पूरी तरह से उच्चारण कोश, जिसे पूरी तरह से उच्चारण कोश कहा जा सके। और इसका कारण यह है कि सामान्य कोश में शब्द का मानक उच्चारण तो दिया जाता है, यानी कि जो मानक शब्द है उसका मानक उच्चारण दिया जाता है, पर उससे संबद्ध जो बारीकी होती हैं वे उसमें नहीं आ पाती। जैसे मैंने उर्दू शब्द का एक बताया कि नुक्ता, जलील शब्द लिखा और जा पे अगर एक जा पे नुक्ता लगा दिया और एक पे नहीं लगाया तो उन दोनों का अर्थ बदल जाता है। जिसमें नुक्ता नहीं लगाया गया वो जलील यानी कि निकृष्ट कोटि का व्यक्ति होता है, अयोग्य व्यक्ति होता है, खराब व्यक्ति होता है। लेकिन अगर उसमें आपने नुक्ता लगा दिया जा में तो उसका उच्चारण हो जाता है जलील। जा में और जा में अंतर होता है, तो जलील होते ही वो एक अच्छा व्यक्ति हो जाता है, संभ्रांत और सभ्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति। तो अगर हमारे पास उच्चारण कोश अलग से होता है तो हम उनके अंतर समझ जाएंगे। उच्चारण कोश में एक तो जो अप्रचलित अमानक शब्द होते हैं उनका भी उच्चारण दिया होता है, और दूसरा जो थोड़े थोड़े से अंतर के होते हैं, जैसे मैंने बताया सुत और सूत, ऐसे शब्द जिनका समान उच्चारण होता है लगभग लगभग, लेकिन अर्थ एकदम बदल जाता है, ऐसे शब्द उच्चारण कोश में लिखे जाते हैं और उच्चारण कोश की उपयोगिता उससे बढ़ जाती है। उच्चारण कोश में इतनी बारीकी भी बताई जाती है, जैसे अध्यापक है, हिंदी अंग्रेजी कोश में अध्यापक का उच्चारण दिया गया। अध्यापक में यह तो महसूस होता है कि इसमें आधा दा कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन अंत में जो आ है अध्यापक, जब हम अध्यापक लिखते हैं तो या तो हम का पे हलंत लिखें, हलंत लगाएंगे तो अध्यापक में आधा का बोलेगा, और अगर हम हलंत नहीं लगाते हैं तो वो पूरा का है तो उसके साथ हमें आ बोलना चाहिए। इस तरह की जो बारीकियां होती हैं उसे उच्चारण कोश में समझा दिया जाता है कि बोला तो ये आधा का ही जाता है, क्योंकि अगर हम पूरा का बोलेंगे तो वो अध्यापक ऐसे का करके छूटेगा नहीं, अध्यापक ऐसे बोला जाएगा। तो जो उच्चारण कोश होता है इसमें बारीकी से दे दिया जाता है। ऐसे ही एक विज्ञान शब्द है साइंस। अब विज्ञान को जब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो उसमें गा, आधा गा और या ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम मराठी मूल के लोगों को देखेंगे तो वो इसे बोलते हैं विज्ञान, और अगर हम संस्कृत परंपरा में इसे देखेंगे तो वहाँ विज्ञान बोला जाता है। वि आधा जा
और जो चा छा जा झा वाला पंचम वर्ण होता है उसे उसमें आधे जा में जोड़ देते हैं, विज्ञान। मराठी में विज्ञान। तो इस तरह के जो उच्चारण होते हैं। और वहीं पूर्वी हिंदी में अगर जाएंगे तो वहाँ डबल आधा का हो जाता है, विज्ञान। तो इस तरह से के जो उच्चारणों में भेद होता है उसको हम उच्चारण कोश से ही समझ सकते हैं। उच्चारण कोश में इतनी बारीकी से भी बताया जाता है, जैसे छिपकली, इसको छिपकली भी बोलते हैं कुछ लोग और छिपकली भी बोलते हैं। तो इसका जो उच्चारण है इसमें दोनों में क्या अंतर है और कौन सा उच्चारण किया जाना चाहिए। छिपकली जब हम बोलते हैं तो पा आधा होता है, और जब छिपकली बोलते हैं तो पा पूरा होता है और का आधा हो जाता है। इस तरह की जो बारीकी है ये एक शब्द द्विभाषी कोश में नहीं बताई जाती, उच्चारण कोश में ये सारी बताई जाती हैं। और इस तरह का जो उच्चारण कोश बने हैं, यूँ तो बहुत सारे बने हैं, पर इसमें मुख्य रूप से जो है वो डैनियल जोन्स का उच्चारण कोश सबसे प्रसिद्ध है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भोलानाथ तिवारी ने भी हिंदी उच्चारण कोश 1985 में बनाया था, और सन 1967 में कृष्ण कुमार भार्गव का भी विश्व उच्चारण कोश बनाया गया, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी काम की चीज़ है। इस ग्रंथ में 120 देशों के नामों का उच्चारण शामिल किया गया है, और प्रत्येक अध्याय के साथ उस राज्य या उस देश का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, जिससे उस राज्य अथवा उस देश की भाषा, संस्कृति, सामाजिक परिवेश की जानकारी मिल जाती है। इससे वहाँ के स्थानीय उच्चारण को जानने में भी मदद मिलती है। अगला हमारा कोश का प्रकार है पर्याय कोश और समांतर कोश। पर्याय कोश में स्रोत भाषा के शब्द के पर्याय के रूप में प्रचलित शब्दों को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि स्रोत भाषा अगर हमारी अंग्रेजी है तो उस शब्द के अर्थ के रूप में पर्याय रूप में प्रचलित लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जैसे हम हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं तो हिंदी में हमने लिख दिया पानी, और जो फिर लक्ष्य भाषा है उसमें इसके बहुत सारे पर्यायवाची नीर, सलिल आदि लिख देते हैं। इसमें स्रोत भाषा की लिपि के वर्ण क्रम में ही शब्दों को प्रस्तुत करके उनके पर्याय प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि द्विभाषी कोश की तरह ही एक स्रोत भाषा है, एक लक्ष्य भाषा है, तो जो स्रोत भाषा है उसी की लिपि और उसी के वर्ण क्रम इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। पर्याय कोश अक्सर छंदोबद्ध होते हैं, मतलब धुन वाले होते हैं। छंद उसमें जैसे दोहा, सोरठा, बरवा ये छंद होते हैं, तो छंदबद्ध होते हैं अक्सर पर्याय कोश, और नाममाला रूप में जाने जाते हैं। हर राज्य की डिंगल नाममाला, यानी कि बहुत सारे नाम आपको दिए गए हैं, ये पर्याय कोश हमारे इसमें बने हुए हैं। लेकिन उनमें हिंदी के पर्याय देकर उनका अर्थांतर स्पष्ट किया गया है। जो हमारे बनाए गए हैं, ये ऊपर जो लिस्ट दी गई है इसमें हिंदी के पर्याय देकर उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट किया गया है। और फिर समांतर कोश की अगर हम बात करते हैं तो समांतर कोशों में पहला नाम भोलानाथ तिवारी के वृहद पर्यायवाची कोश का लिया जा सकता है। समांतर कोश में भी प्रविष्टि शब्द के पर्याय रूप में ही प्रस्तुत की जाती है। यानी कि समांतर कोश और पर्यायवाची कोश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि उसमें भी पर्यायवाची शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं और इसमें भी पर्यायवाची प्रस्तुत किए जाते हैं। इस कारण कई लोग तो समांतर कोश में और पर्यायवाची कोश में, पर्याय कोश में अंतर नहीं कर पाते हैं। पर्यायवाची जिस कोश में किसी एक स्थान पर केवल एक ही धारणा के पर्याय दिए जाते हैं। यानी कि जो पर्याय कोश होता है उसमें जैसे जल के हैं कोश, जल के अर्थ हैं, तो जल के जितने भी अर्थ हैं, पानी हो, सलिल हो, नीर हो,
केवल उसी धारणा के शब्द दिए जाते हैं, लेकिन समांतर कोश में, जिसे थिसारस बोलते हैं, उसमें किसी विषय से संबंध विपरीत भावों के शब्दों को भी दे दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये अलग अलग नाम है, अलग अलग व्यक्ति हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, पर जब हम समांतर कोश देते हैं तो ये एक दूसरे के समांतर हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, और उन्हें एक साथ ही दे दिया जाता है आकार आदि क्रम को छोड़कर, यानी कि जो वर्ण क्रम होता है उसे छोड़कर एक साथ ऐसे दे दिया जाता है जो उनके समांतर अर्थ देने वाले होते हैं। ये शब्द एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, लेकिन अगर हम बाकी इसमें वर्ण क्रम वाले में देखें तो एक दूसरे से ब्रह्मा बहुत दूर आएगा, विष्णु उससे अलग आएगा, महेश उससे अलग आएगा, लेकिन थिसारस में ये यानी कि समांतर कोश में एक साथ आते हैं। और इसका एक कारण होता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश दे रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कुछ राक्षसों को भी, जिनका इन्होंने मतलब वध किया है, या जिन्होंने इनकी सहायता की है, या जिस कारण से या जिस घटना में इनके साथ और लोग आए हैं, उनको भी इसमें दे दिया जाता है। जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें विष्णु एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आए और सारे राक्षसों को जहर पिला दिया, और शिव जी ने उस जहर का, ताकि नष्ट ना हो जाए, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि नष्ट ना हो जाए, तो उस जहर का पान किया था और गले से ऊपर ऊपर रखा था, नीलकंठ उसे कहा गया। तो इन्होंने जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश देंगे तो वहाँ नीलकंठ भी दे सकते हैं, उस रूप का भी जिक्र दे सकते हैं जो उन्होंने, विष्णु ने अपना रूप बनाया था, और राहु केतु का भी जिक्र दे सकते हैं, क्योंकि राहु केतु ने जब अमृत, देवताओं की पंक्ति में आकर अमृत ग्रहण किया था तो उसकी गर्दन काट दी गई थी। तो इस तरह के जो भी उनसे संबंधित राक्षस हों, उनकी घटनाएं हों, उनका जिक्र भी इसमें समांतर कोश में दे दिया जाता है। ये इन दोनों में अंतर होता है। ये आपका हो गया है। उसके बाद है आपका अगला प्रकार जो है कोश का, वो है मुहावरा लोकोक्ति कोश। मुहावरा लोकोक्ति कोश में मुहावरे दिए जाएंगे, फिर उसका अर्थ दिया जाएगा, और फिर उसका वाक्य में प्रयोग दिया जाएगा। ये 3 तरह के हो सकते हैं मुहावरा लोकोक्ति कोश, केवल मुहावरों के, केवल लोकोक्तियों के, और तीसरा मुहावरे और लोकोक्ति सबके एक साथ मिक्स दिए जा सकते हैं। और इसी तरह से दिए भी गए हैं। जो हमारी सूची है इसमें पहले मुहावरा कोश है, उनमें केवल मुहावरों का अर्थ और मुहावरों का शब्दों में प्रयोग दिया गया है। हिंदी मुहावरे रामदहीन मिश्र का, हिंदी मुहावरा कोश आरजे सरहिंदी का, हिंदी मुहावरा कोश भोलानाथ तिवारी का, यानी कि बहुत सारे मुहावरा कोश हमारे हिंदी में बनाए गए हैं। लोकोक्ति कोश भी बहुत सारे बनाए गए हैं। कहावत कल्पद्रुम, कहावत संग्रह, खेती की कहावतें, हिंदी मराठी लोकोक्ति कोश, राजस्थानी कहावतें। तो इस तरह से बहुत सारे लोकोक्ति कोश भी बनाए गए हैं, और कुछ मुहावरा लोकोक्ति कोश एक साथ भी बनाए गए हैं। मुहावरा लोकोक्तियाँ और मुहावरे बहादुर चंद्र, आधुनिक मुहावरा और कहावत कोश नरेश कुमार। इनमें सबसे अच्छा जो माना जाता है वो साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा का माना जाता है। और इनमें जो हरिवंश राय शर्मा का मुहावरा लोकोक्ति कोश है, ये हिंदी का सबसे अच्छा कोश माना जाता है, विशेष कोश माना जाता है। इसमें 3500 से अधिक लोकोक्ति और मुहावरों का संकलन किया गया है। और इसकी एक विशेषता ये है कि अन्य लेखकों ने भी अपने को, जो अन्य लोकोक्ति और मुहावरा कोश बने हैं, उनमें जो उदाहरण और वाक्य दिए हैं वे उन्होंने स्वयं निर्मित किए। यानी कि एक व्यक्ति ने कोश बनाया, मुहावरा लोकोक्ति कोश, उसके अर्थ लिखे और जो वाक्यों में प्रयोग किए वो उसने अकेले व्यक्ति ने किए। तो इसलिए उनमें थोड़ी सी एक रूपता और एक रसता आ गई है। जबकि
जो हरिवंश राय शर्मा द्वारा संपादित साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश है, इसमें उन्होंने उदाहरण जो दिए गए, उदाहरणों के वाक्य वो गद्य में और पद्य में दोनों में दिए हैं, और विविधता और अनेक रूपता लाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वो साहित्य से अनेक लेखकों के और कवियों के दिए हैं। जहाँ इन्हें कहीं नहीं मिल पाया कोई ऐसा उदाहरण, वहाँ इन्होंने अपने आप बनाकर दिया है। और इन्होंने ये भी किया कि उदाहरण जहाँ से लिया किसी लोकोक्ति और मुहावरा कोश का, उसके आगे उन्होंने उस लेखक का नाम दिया जिसने वो उदाहरण अपने साहित्य में या अपने किसी पुस्तक में जहाँ भी दिया हुआ है उसका इन्होंने संकेत किया। यूँ तो ये बहुत अच्छा कोश, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है और उसे आसानी से दूर भी किया जा सकता था, लेकिन शायद इनका ध्यान नहीं गया होगा। जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ इन्हें अलग अलग देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने अलग अलग नहीं दिए, बल्कि कहीं मुहावरा दे दिया, कहीं लोकोक्ति, जैसे जैसे इन्हें याद आता रहा, जैसे जैसे इन्हें सामग्री मिलती रही, ऐसे ऐसे ये देते रहे। दूसरा, कई जगह इन्होंने वाक्य प्रयोग नहीं किया। उदाहरण का, उसका शब्द का अर्थ तो दे दिया, मुहावरा दिया, उसका अर्थ दे दिया, लेकिन वाक्य में प्रयोग नहीं किया। जैसे ईंट से ईंट बजाना, इसमें लेखक ने वाक्य का प्रयोग करके इसमें नहीं दिखाया है। और वैसे लेखक ने प्रयास किया है कि सभी मुहावरे लोकोक्तियों के प्रचलित अर्थ दे दिए जाएं, परंतु कहीं कहीं ऐसा हुआ और कहीं कहीं ऐसा नहीं हुआ। कहीं कहीं इन्होंने मुहावरे का स्वरूप वही मान लिया जो कविता में उपलब्ध है, यानी कि किसी कविता से इन्होंने मुहावरा लिया उदाहरण देने के लिए, अर्थ भी वही मान लिया जो उस लेखक विशेष ने अपने मुहावरे में माना हुआ है। उसका उदाहरण इन्होंने ये है कि आँख मारना, इन्होंने एक मुहावरा दिया आँख मारना, और जहाँ से इन्होंने अर्थ लिया उसमें आँख मारने का अर्थ लेखक ने विश्राम करना दिया हुआ है, और इन्होंने भी विश्राम करना ही इसका अर्थ दे दिया, जबकि कम से कम हम हिंदी भाषी में आप और हम जानते हैं आँख मारना का अर्थ आराम करना, विश्राम करना नहीं होता। आँख लगना आराम करना और विश्राम करने के अर्थ में लिखा जाता है। जैसे आदमी थक के आया और थोड़ी सी उसकी आँख लग गई, यानी कि हल्की सी नींद आ गई, झपकी ले ली उसने, उस झपकी लेने को आँख लगना बोला जाता है। आँख मारना आप सब जानते हैं एक अलग अर्थ में होता है। तो इस तरह से कुछ कमियों के साथ भी इसे हम एक महत्वपूर्ण कोश मान सकते हैं, और इससे मुहावरों की प्रामाणिकता भी बढ़ी है, क्योंकि उसमें लेखकों के जो वाक्य प्रयोग हैं वो इन्होंने दिए हैं, और निश्चय ही ये कोश परंपरा हमारी मील का पत्थर सिद्ध होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो